नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बिहार के सिवान जिले में जिस तरह की घटना हुई है, अपराधियों के बेखौफ अंदाज को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में सुशासन बाबू के राज में बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश कुमार के एक बार फिर से सत्ता में आने के बाद ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और इन्हें रोकने के लिए सरकार क्या कुछ करने जा रही है। डिप्टी सीएम और साथ में गृह मंत्री भी साफ साफ अंदाज में कह रहे हैं कि अब यहां पर भी बुलडोजर चलेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश का मॉडल क्या अब बिहार में भी लागू होगा, हो पाएगा? सवाल ये भी है। हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इलाका है पूरा सीवान का, ये शहाबुद्दीन का इलाका माना जाता है और उनके बेटे यहाँ से विधायक हैं। ऐसे में बहुत सारी गणित समझने की है और तेजस्वी यादव की चुप भी है। हमारे साथ सौरभ कुमार विशेष संवाददाता न्यूज 24 जुड़े हुए हैं पटना से, मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी के, प्रतिभा सिंह प्रवक्ता जेडीयू से, उत्पल वल्लभ प्रवक्ता आरजेडी के और प्रमोद मुकेश जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ जी, शुरुआत आपसे करूं उससे पहले दिलीप जायसवाल ने, जो कि दरअसल बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इस वक्त उद्योग मंत्री भी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी घटना पर, पहले उनको सुनते हैं। कानून का राज है और एक भी अपराधी बचने वाला नहीं और एक एक अपराधी अब जो है चुन चुन कर या तो जेल जाएंगे और अगर अवैध हथियार के साथ, पुलिस के साथ या कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे तो जैसा कि आपने सुना ही है कि उसको ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा। सौरभ जी, संदेश राजनीतिक देना अलग बात है और अपराधियों की इस तरह की घटनाएं नई सरकार के बाद शुरू कर देना एकदम अलग बात है। इस अपराधियों के, क्योंकि ये पूरा इलाका जिस रूप में जाना जाता है, ये शुरुआत सत्तारूढ़ दल को और सरकार को परेशान करने के मकसद से या फिर निश्चित रूप से जो सिलसिला इस इलाके में चल रहा है उसी का हिस्सा माना जाए। जी बिल्कुल मीना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो जिस आतंक के लिए सिवान जाना जाता है, ये उसी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। लेकिन केवल सिवान की बात नहीं है, पूरे बिहार में अगर आप देखें तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था में काफी गिरावट आई है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले अगर 4-5 महीने की जो घटनाएं घटी है वो निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करने वाली है। चाहे पटना की घटना हो या 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि कैसे बिहार की राजधानी पटना में ट्रिपल मर्डर हुआ था, रोहतास में ट्रिपल मर्डर हुआ था, मधुबनी में डबल मर्डर हुए थे। तो निश्चित रूप से ये आज की घटना नहीं है। अगर 3-4 महीनों से देखें तो अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा है और उसको निश्चित रूप से कानून व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है। जिस तरीके से हमने देखा था कि बिहार की राजधानी पटना के पॉश इलाके में जो हाईटेक हॉस्पिटल था उसके अंदर अपराधियों ने घुसकर हत्याएं की थी, गोलीबारी की थी। तो निश्चित रूप से 5-6 महीने की अगर बात करें तो अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा है और उसे ध्वस्त करने की जरूरत है। और काफी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है, तो सरकार को पता है कि उसकी कमी कहाँ कहाँ है और उसे कैसे ठीक करने की जरूरत है। अपराधियों का जो दुस्साहस है उसे कैसे सरकार उससे कैसे निपटेगी, इसको लेकर सरकार ने जिस तरह के बयान दिए सरकार की तरफ से, चाहे वो किसी मंत्री की तरफ से आए चाहे डिप्टी सीएम की तरफ से आए, ये जो बयान है इन पर सरकार अमल कर पाएगी बिहार की तमाम परिस्थितियों? और सौरभ जी ने जिन पिछले 4 महीनों की घटनाओं का जिक्र किया है, प्रमोद मुकेश जी, उन सब को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार बिहार की यूपी मॉडल को बिहार में लागू कर सकती है, वहां की जो परिस्थितियां हैं उनके मद्देनजर? नहीं, सबसे बड़ी सरकार के सामने चुनौती तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की है।
और जैसा सौरभ जी ने भी कहा, और इलेक्शन से पहले भी राजधानी में, राजधानी के बाहर भी ऐसी तमाम घटनाएं हो रही थी जिसपे सुशासन पे और बिहार सरकार के कानून व्यवस्था के इकबाल पे सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब तो इतनी प्रचंड बहुमत मिली है, जनता को उम्मीद है कि कानून व्यवस्था निश्चित रूप से, जैसा कि 2005 से 2010 के बीच था, और अब व्यवस्था भी गृह मंत्रालय की भाजपा के पास है, तो ये जिम्मेवारी सिर्फ भाषण देने से और अपराधियों की सूची बनाने से नहीं होगा, ये दिखना भी होगा। अपराधियों के मन में जब तक डर नहीं होगा, ये सिवान की जो घटना है ये बानगी है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। आप सिर्फ 400 डीजीपी की नई घोषणा आई है कि 400 अपराधियों की सूची बन रही है, उनकी संपत्ति जब्त हो गई, ठीक है, ये सब करिए, लेकिन जब तक अपराधियों के मन में भय नहीं होगा तब तक अपराध कैसे, लोगों का भरोसा कैसे होगा। उत्पल वल्लभ जी के पास चलते हैं। प्रमोद मुकेश जी, अपराधियों में भय क्यों नहीं है? उत्पल जी, आपसे ये सवाल इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि इस इलाके से विधायक आपकी पार्टी के हैं और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किस नेचर का है, उसका क्या ऑरा है, वो कैसे अपनी जनता के साथ व्यवहार करता है, वो उस विधानसभा और उस इलाके की जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी भी कहानी कहता है। तो आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है उत्पल वल्लभ जी कि कम से कम आपकी जहां पर तूती बोलती है, आपकी पार्टी का जहां पर दबदबा है, वहां तो इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि जंगल राज का बहुत बड़ा तमगा आपको पहले ही मिल चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। पिछले कुछ महीनों से जो घटना घट गई है वो स्पष्ट ये बताता है कि अपराधियों में सरकार का इकबाल नहीं है और कोई खौफ नहीं है, शासन का कोई प्रभाव नहीं है। आप देखेंगे कि जिस तरह से आप चर्चा किए सौरभ जी भी, कि पारस अस्पताल जैसे अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जाती है। खैर चलिए, अपराधी की मंशा से अपराधी ने यह काम किया, लेकिन सरकार की भूमिका क्या है और प्रशासन के जिनके हाथ में ये लॉ एंड ऑर्डर है उनकी भूमिका क्या है? उस समय देखेंगे आप तो उस पर वो रिसर्च नहीं करके, वो छानबीन नहीं कर करके, वो सीधे सीधे किसानों को कह दिए कि चूंकि किसान मानसून के समय में खाली बैठा रहता है इसलिए इस तरह का आपराधिक घटना करता है। और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो बयान है ये दर्शाता है कि सीधे सीधे ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करे और इस सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। प्रतिभा सिंह जी, सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिभा जी, बहुत बड़ी विफलता सरकार की कि इस तरह दिन दहाड़े लूट मार की इतनी बड़ी बड़ी वारदात हो रही है। नहीं मीना जी, देखिए, मैं ये नहीं कहती कि बिहार में इतनी आबादी है और कहीं कुछ नहीं होगा, ये तो होते रहता है, छिटपुट घटना होती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या जब कोई घटना दुर्घटना होती है या फिर आपराधिक वारदात होते हैं तो क्या पुलिसिया कार्रवाई उन पे नहीं होती है? क्या सत्ता का संरक्षण उन्हें प्राप्त होता है? कि नहीं होता है? नहीं, बेसिक चीजों को समझना होगा। अरे भाई, हम घर में 4 लोग होते हैं, वहां भी झगड़े फसाद हो जाते हैं कभी कभार, तो ऐसा नहीं, हम किसी के दिमाग को नहीं बदल सकते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त जरूर कर सकते हैं। अच्छा, हमारे आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि यहाँ सरकार का इकबाल खत्म हो गया। सरकार का इकबाल अगर खत्म हो गया होता तो सरकार आप पर भरोसा करती, आपको सत्ता से कोसों दूर नहीं फेंकती। आपको बिहार की जनता ने पूरी तरह से नकारने का काम किया है। इससे स्पष्ट होता है कि आप सरकार पर झूठा आरोप लगाते हैं, वो जनता को चुभती है, जनता उसे नहीं पसंद करती। अगर हमारा इकबाल खत्म हो गया होता, जनता हमसे नाराज होती, तो जनता इस तरह का मैंडेट हमें हाल ही में चुनाव हुए है ना, नहीं देती। तो आप इस बात को मत बोलिए, बिहार के नागरिक होने के नाते आपका भी फर्ज है। मतलब बिहार की दरअसल ये नेचर है, बिहार में कानून व्यवस्था कितनी भी सुधर जाए लेकिन ऐसी घटनाएं तो होती रहेंगी, हमेशा होती रहती हैं। मीना जी, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, लोग हैं, लोगों के तरह तरह के दिमाग हैं, उनके दिमाग को
सरकार अपने कब्जे में ले ले, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। पूरे देश में इस तरह की घटनाएं नहीं मीना जी, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं घटित होती, लेकिन क्या बिहार में सरकार पुलिसिया कार्रवाई नहीं करती है? क्या उसे इग्नोर करती है? या जो भी अपराधी है, मेरा सवाल है विपक्ष से कि क्या उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? क्या आपके पास कोई सबूत है इसका? हाँ, घटनाएं घटती है, वो शर्मनाक है, निंदनीय मैं है, सबूत उसकी पेश जितनी करना भी चाहता निंदा हूँ। की जाए वो कम है। लेकिन आप इस तरह से सरकार पर गलत बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। मैं जी, खुद कह रही हूँ कि निंदनीय है, जी। शर्मनाक है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग लेकिन करते हो हैं। रही है, लेकिन हो रही सरकार है। का जो काम है और सरकार साथ-साथ करती ये है, भी कह त्वरित रही हैं, कार्रवाई करती है साथ-साथ आप ये और भी कह रही दोषियों को हैं कि सजा ये मिलती रोकना है। संभव नहीं है। उत्पल वल्लभ जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मनीष पांडे जी, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनके पास जाती हूँ। मनीष पांडे जी, यूपी का मॉडल बिहार में लागू करना संभव है, पहली बात, और अगर संभव है तो कब से शुरू करेंगे? देखिए, यहाँ किसी मॉडल को कहीं लागू करने का विषय नहीं है, सबसे पहले तो एक मैं बता दूं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं सक्सेस हो जाती हैं, तो उसका उदाहरण के रूप में उसका नाम, उसके शब्द जुबान पे जरूर आते हैं। और एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि बिहार में अपराध के खिलाफ जो प्रयास शुरू हुआ है, मुझे लगता है विपक्ष को उसका समर्थन करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। देखिए, किसी भी राज्य के लिए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और जब सरकार बने, अभी एक सप्ताह भी ठीक से नहीं हुए हैं, और अपराध पर एक नए तरीके से नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे नए नए विषय भी सामने आए हैं जिन पर अच्छे तरीके से, नए तरीके से काम करने की आवश्यकता बनी पड़ी है। जी, तो आपकी बात मुझे से ये लगता समझ है में ऐसा आ कि रहा है। विपक्ष को जो इतना नुक्ताचीनी हो रही है सही बातों पर, वो करने आपकी की बात बजाय से अभी मुझे कुछ समझ में आ रहा है, विपक्ष का काम है नुक्ताचीनी करना या सवाल उठाना, आपका काम है सुव्यवस्था बनाए रखना। आपने कहा यूपी मॉडल बिहार में लागू हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि बिहार का जो काया पलट होगा उसमें बुलडोजर की बड़ी भूमिका होगी। बुलडोज, उसका नाम ही है बुलडोजर, बुलडोज करने के लिए उसका नाम पड़ा है, बुलडोज से बुलडोजर पड़ा है। तो स्वाभाविक है कि जब कोई अनधिकृत मकान, कोई ऐसे स्ट्रक्चर को गिराने की जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर काम में आएगा ही। वह चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे बिहार हो, कहीं किसी भी राज्य में, यह बात स्पष्ट है। देखिए, कई जगह लंबे लेकिन समय तक आपने ये भी कहा कि कहीं कोई प्रयोग सफल हो जाता है, कहीं कोई नहीं होता, गुंजाइश आपको लगती है यहाँ सफल होने की कम है, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं? नहीं, यह देखिए, सोचने का तरीका अपना अलग अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी उत्तर प्रदेश की सारी चीजें, हम कर्नाटक से या दिल्ली की बातें, दिल्ली में जो वहां पर अपराध का तरीका है, उत्तर प्रदेश में तो अपराध का तरीका है, अपराधियों की जो मनोवृत्ति है, वह जरूरी नहीं है कि बिहार में भी वही अपराध की मनोवृत्ति हो, अलग अलग होता है। पुलिस अपने सिस्टम से, अपने हिसाब से, अपनी टेक्नोलॉजी से उसका सामना करती है। इसलिए किसी दूसरे राज्य से किसी दूसरे राज्य की तुलना करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। डिप्टी सीएम को ऐसी नौबत क्यों आई सौरभ कुमार जी? यहाँ मनीष पांडे जी एकदम अलग भाषा बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम एकदम अलग भाषा बोल रहे हैं। कोई विशेष कारण आपको समझ में आता है? आप इन दोनों के व्यक्तित्व को बेहतर जानते हैं और पार्टी को भी करीब से, तो क्या वजह है कि पार्टी में ही डिप्टी सीएम की भाषा अलग है और प्रवक्ता की भाषा अलग? देखिए मीना जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर पर वहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो निश्चित रूप से सफल रहा है, और ये एक तरीके से पूरे बीजेपी के लिए एक उपलब्धि है। आज से नहीं, कई सालों से बिहार में यूपी मॉडल की चर्चा हो रही है, और ये हम लोग नहीं करते हैं, ये बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि किसी भी राज्य में अगर आपका
आपकी सरकार है, तो आपकी कितनी चल रही है, इस पर सब बातें जो है वो निर्भर करती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बीजेपी के नेताओं को पता है कि हम चाहे कितनी भी बातें कर ले यूपी मॉडल की, योगी मॉडल की, लेकिन तब तक लागू नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ पर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हुए। पहले सम्राट चौधरी बार बार योगी मॉडल और यूपी मॉडल की बातें करते थे, लेकिन आजकल वो यूपी मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको पता है कि मैं अभी डिप्टी सीएम हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। जी, लेकिन कुछ फिर काम भी मुख्यमंत्री बने, कुछ काम लेकिन फिर भी वो मैं उसी पर आ रहा था। लेकिन फिर भी इस बार चूंकि गृह मंत्रालय जो है वो सम्राट चौधरी के पास गया है, तो वो एक कड़ा मैसेज देना चाहते हैं अपराधियों को कि अगर आपको बिहार में रहना है तो आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। अगर आप कानून पालन नहीं करेंगे तो आपको बिहार से बाहर कर दिया जाएगा। अपराधी इस कड़े संदेश को कितना ले पा रहे हैं उत्पल वल्लभ जी? देखिए, जैसे मैं पिछले बार में मैं बताना चाह रहा था आपको, जिस तरह से आपराधिक घटना घट रही थी और पुलिस महकमे के जो सबसे बड़े आला अधिकारी होते हैं वो कह रहे थे कि किसान खाली बैठा होता है, इसलिए ये घटनाएं बढ़ रहे हैं। अब बताइए, ये जो इस तरह का जो शर्मनाक बयान है वो कहीं ना कहीं अपराध और अपराधियों पे लगाम लगाने के प्रति कोई काम नहीं करना, कोई रिसर्च नहीं करना, उस पर कोई काम न करना और इस तरह का ये बचकाना या फिर कहिए बहके हुए बयान देना। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के सरकार ही नहीं, सत्ताधारी नेता ही नहीं, बल्कि अधिकारी भी इस तरह का बयान देते रहते हैं। अभी आपने सुना है डिप्टी सीएम जी ने कहा कि ऊपर भेज देंगे। अरे ऊपर का मतलब क्या होता है? ये न्यायालय का मामला है कि किसको कहां भेजेंगे। पुलिस का काम है कि वो प्रशासन का काम है कि उसको पकड़ के न्यायालय के समक्ष रखना। ये डायरेक्ट ऊपर भेजने का जो योगी मॉडल कह रहे हैं कि धीर तंत्र के हवाले कर देंगे, ये मॉडल यही इस मॉडल के जो आप स्वरचित कर रहे थे कि अपराधियों को अपराध के नाम पर धीर तंत्र के हवाले कर देंगे, ऊपर भेजने की बात। ठीक है उत्पल वल्लभ जी। प्रमोद मुकेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो शब्दावली है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए क्या कि सीधे ऊपर भेज देंगे? कतई नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में क्या ये भीड़ तंत्र है या क्या है? जंगल राज है। आप कोई भी किसी की सजा, जब देश में गांधी जी के हत्यारे को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा मिली, तो हम आप कौन है जो ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना बयान दे कि ऊपर भेज देंगे या सीधे? ये जस्ट हो सकता है पॉपुलिस्ट बनने के लिए आप बयान दें, लेकिन सबसे बड़ा काम है कि आप जो भी अपराधी हैं उनके भीतर डर पैदा करें, कानून का शासन दिखे। ये सच है कि आप अपराधियों का संरक्षण ना कर रहे हो, लेकिन अपराध की घटना तो कम होनी चाहिए। ठीक है, हर घर में पुलिस वाला नहीं जा सकता है, लेकिन अगर कानून का डर होगा, जो 2005 से 2010 में बिना योगी मॉडल को अपनाए हुए नीतीश कुमार ने पैदा किया था। कोई जरूरी नहीं है योगी मॉडल, हो सकता है बिहार में आप जब अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करें। हर राज्य की अपनी जरूरत भी होती है। बिहार की जरूरत यूपी मॉडल है या बिहार की जरूरत कुछ और है? निश्चित रूप से बिहार में एक, हाँ बताइए, बोलिए आप बोले प्लीज। मुझे जी देखिए, बिहार में जिसने सौरभ जी ने संकेत भी दिया ही, बहुत ज्यादा खुलेआम न योगी मॉडल की बात कर सकते हैं सम्राट चौधरी। हो सकता है एक अपने समर्थकों में, भाजपा का जो कैडर में ये उत्साह के लिए कह सकते हैं कि एकदम हम योगी मॉडल करेंगे, लेकिन जब बोलना होगा, जो तरीका अपना रहे हैं डीजीपी के तहत, अगर 400 अपराधियों की सूची बन रही है, उन पे अगर कानूनी कार्रवाई होगी, उनके आर्थिक हितों पे चोट होगा। अपराधियों के जब तक आर्थिक हितों पे चोट नहीं होगा तब तक उनका नेक्सस टूटेगा नहीं। अगर इस ढंग से अगर कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से अपराधियों का मनोबल टूटेगा और क्राइम कंट्रोल होगा। जी, मनीष पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे भाई, मैं तो कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा छोड़ तो दीजिए ना, कौन क्या बात कह रहा है। जो कह रहा है उसको कानून का हमसे आपसे ज्यादा ज्ञान है।
वह कह रहा है ऊपर भेज देंगे, क्यों कह रहा है, 3rd डिग्री की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, कह रहा है तो करेगा भी, क्या करेगा, धमकाने। भाई सीसीटीवी जहां लगा होता है वहां क्यों का आप मना कीजिए, क्यों लिखते हो यार कि आप सिर्फ कैमरे की नजर में है। जब सीसीटीवी लगा दिया तो लिखने की क्या जरूरत है भाई साहब, और आपत्ति होनी चाहिए इस बात की, जब लगा ही दिया कैमरा तो फिर लिखने की क्या जरूरत है। अरे भाई वो बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों कह रहा है, उसको थोड़ा फ्रीडम तो दीजिए ना। अपनी तर्कश के तीरों को थोड़ा मजबूत करिए, थोड़ा तार्किक करिए। कोई उदाहरण जब दें तो उसका ध्यान रखें कि क्या उदाहरण दे रहे हैं। हम राज्य की सरकार और मंत्रियों की बात कर रहे हैं, वहां सीसीटीवी के वीडियोस की चर्चा नहीं हो रही है जो बार बार देश की राजनीति जगत से जुड़े हुए लोगों के भी। इसलिए प्लीज प्लीज थोड़ा सा सम्मान करिए, अपने को पैनलिस्ट का सम्मान करिए। वो कोई बात बोल रहे नहीं, मैं को पैनलिस्ट को नहीं कह रहा, मैं को पैनलिस्ट को नहीं कह रहा, मैंने तो शुरू में यही कहा कि मैं विपक्ष को लेकर सारे लोगों की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इतना जो नुक्ताचीनी हम करते हैं भाई साहब, अगर उसने कहा है भाई बहुत सारी चीजें डांट के, बहुत सारी चीजें धमकी देकर भी बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो प्रैक्टिकल कर रहा है, जो अपराधियों से जूझने वाला है, अपराधियों से निपटने वाला है, उसको थोड़ा फ्रीडम तो दीजिए ना। जिसको कानून व्यवस्था के तहत काम करना है, कानून को चलाना है, उसको जरूरत ही नहीं धमकी देने की। उसे सिर्फ एक इशारा करना है अपनी मशीनरी को कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन्हें ईमानदारी से काम करना है, अपनी ड्यूटी ठीक से करनी है। अगर कानून व्यवस्था से जुड़े लोग अपनी ड्यूटी को ठीक से कर लें, उसमें खास करके पुलिस प्रशासन, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आए। सिवान में जो घटना हुई है वो भी इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों को राजनीतिक प्रेशर मिला, बार बार मिला, इसलिए वहां के लोग विधानसभा तक पहुंचे। तो प्लीज उत्पल वल्लभ जी बताइए। देखिए मनीष जी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन कुछ बात ये मानने को तैयार नहीं है, सरकारी आंकड़े को मानने को तैयार नहीं होते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे अपराध में सबसे नंबर 1 पे है, और उसी मॉडल की बात करेंगे। अरे उस मॉडल से अगर उत्तर प्रदेश का ही कानून व्यवस्था ठीक हो गया होता तब वो अगर बात करते तो बात चलती। रही बात ये कह रहे हैं मनीष भाई, बुलडोज करने की बात कर रहे हैं और ये क्या क्या बात करते हैं। अब नेता इनके क्या रहे हैं, अब ये मानने को तैयार नहीं है, ये तो सरकारी आंकड़े भी नहीं मानेंगे। अगर सरकारी आंकड़े का आंकड़ा दिखाइएगा, सच का आईना दिखाइएगा, तो कहीं और इधर उधर की ये बात करेंगे, लेकिन उस सच्चाई पे नहीं आएंगे। इतनी देर में अभी मैंने कोई ऐसी बात कही जो देखिए इन लोगों ने स्क्रिप्ट बना रखा है। एक बात आप अगर स्क्रिप्ट को यू टर्न में लेकर बात करेंगे तो इनके पास उसके बाद स्क्रिप्ट कुछ बचेगा नहीं। मैंने ना तो बुलडोजर की बात की, नहीं मैंने कोई आंकड़े की, या मैंने कोई यूपी मॉडल का बात किया, कुछ किया क्या? मैंने यूपी मॉडल का बात किया क्या? नहीं भैया, डायलॉग से थोड़ा अलग हटिए ना, नई बात भी बोलिए। बताती है कि लंबे समय से भाजपा जहां शासन कर रही है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, लंबे समय से जहां भाजपा शासन कर रही है बिहार दूसरे नंबर पे, लंबे समय से मध्य प्रदेश जहां शासन कर रही है वो तीसरे नंबर पे। ये स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते? गलत आंकड़ा है आपके पास, आंकड़ा गलत है। मैं पहले ही आपके पास गलत आंकड़ा है। जनसंख्या के आधार पर अपराध के मामले में केरल सबसे पहले नंबर पर है। जनसंख्या के आधार पर प्रति लाख अगर आप अपराध का दर देखेंगे तो सबसे आगे एक नंबर पर केरल है। और तब पहले क्या आप नहीं मानेंगे, आपकी बातें हो सकती हैं। प्लीज प्रतिभा सिंह जी, मैं आपके पास आई हूँ। इतने लंबे समय तक आपकी सरकार बिहार में शासन में रही है, आज भी है, आपको मैंडेट मिला है, इसका मतलब ये भी है कि जनता में आप पर विश्वास है। लेकिन क्या वजह है कि आप ऐसी घटनाएं लगातार होते हुए देख रहे हैं पर रोक नहीं पा रहे? मीना जी, ईमानदारी से कहिए, जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं सभी विभिन्न दलों से हैं और हमारे ये भी हैं, विश्लेषक भी हैं। क्या बिहार में क्राइम में और अन्य बुरी चीजों में कमी नहीं आई है? नीतीश कुमार जी, उत्पल जी बोलने दीजिए। आज अगर महिला बोल रही है ना तो अपनी मानसिकता को मत दिखाइए कि आपने इन्हीं महिलाओं को रोका था, घर में कैद किया था।
आप अपनी नहीं, मानसिकता को यहाँ करना आपने मत कहा कीजिए। तो मैं बोलने सरकारी आदमी दीजिए, आपको याद दिला दिया। मुझे आप बोलने सुनिए ना, दीजिए, आप महिला मुझे victim बोलने का नहीं दीजिए ना। खेलिए। अरे महिलाओं भाई के आप आप तो, महिलाओं का अरे भी भाई अत्याचार आप तो करताई अपने आंकड़े बताते आंकड़े हैं को, कि अरे बिहार में सुनिए बढ़ोतरी तो, हुई है। ये सुन सरकारी लीजिए, आंकड़े हैं, आप सुन नहीं तो मैं लीजिए कह ना। रहा हूँ कि आप आप सरकारी आंकड़ों अपने को क्यों आंकड़े बताएंगे? को, आप अपने जो आंकड़े आदमी के को हर सत्ता डिबेट में सरकार बताते की रहे। क्या है? अरे भाई आप अपने आंकड़े को हर डिबेट में बताते रहे। बिहार की जनता ये को इन सरकार के आंकड़ों, नहीं, वो इन हैं, आंकड़ों को नहीं समझेगी। वो समझेगी कि ये रियल में क्या ये हो रहा है सरकार बिहार के में, आंकड़े हैं, ये हमारे रियल में आंकड़े क्या हो नहीं रहा है है। बिहार में। आज घर से बेटियां निकल के साइकिल चढ़ के विद्यालय जा रही हैं, ये आंकड़ा है। आज महिलाएं नौकरी कर रही हैं, वहां वर्क प्लेस में सुरक्षित है, ये आंकड़े हैं। तो आप आज बता घर के दीजिए पुरुष बालिका गृह, काम करके, अरे सुन लीजिए ना, बालिका गृह 60 कांड गौतम के समय हत्याकांड जो बचिया एग्जाम्पल है। गायब हुई, अरे आप वो छोड़ दीजिए, आप अपराध के जनक आप लोग हैं। आप बिहार बताइए को ना, बालिका प्रशासन में धकेलने बालिका वाले गृह आप कांड से जो लोग, बचिया गायब किए अपराध गई, के उसके जनक इज्जत आप और आबरू लोग, से खेला गया ऑफिसर्स और का गायब पलायन कर दी कराने गई, वाले और मिली आप लोग, केंद्र सरकार को। आप किस आप मुद्दे बता पे बात दीजिए, करते हैं? अरे आपने जो कुकर्म किए हैं किसी से छुपी आप है बता क्या? दीजिए ना, अब तो किसी से सवाल छुपी है क्या? बता दीजिए ना। आज बिहार की सरकारी सरकार संरक्षण में बेहतर बालिकाओं काम के कर साथ रही है। बलात्कार हुआ, अरे वो सुनिए ना बालिकाएं उत्पल भैंस जी, की कर व्याकुल मत होइए, व्याकुल मत होइए, मत जी व्याकुल होइए। आप बिहार की सुनिए, जनता को, बिहार की जनता को बता सुशासन का दीजिए वो राज कहाँ है मिला है। बालिका, बिहार की नहीं जनता बता को पाएंगी, बिहार नहीं बता डेवलप पाएंगी। होता दिख रहा है। आप ही की बिहार सरकार के की द्वारा जनता की, जारी किया गया अरे आंकड़ा सुन आप लीजिए नहीं ना, मानते हैं। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। तो इस तरह के संरक्षित चित्रबाजी क्यों अपराध आज कीजिएगा? नहीं होते। अरे सुन लीजिए ना, सत्ता संरक्षित अपराध आगे आज झूठ नहीं बोलते होते। हैं, यही बता आज दीजिए, सरकार एक, को आप आज जानते हैं, आप एक झूठ बोलते अन्य हैं, मार्ग यही बोल से, दीजिए आप। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप आज बोल दीजिए, एक अन्य सरकार के मार्ग बारे में से बात किसी करना एसपी अपराध है। एसएसपी को, किसी डीएम को फोन नहीं नहीं बोल जाता पाएंगे, कि मुकदमे नहीं दर्ज बोल मत होने पाएंगे, दो, कार्रवाई मत एकदम करो। नहीं आएंगे आप, आज कहा मानते जाता हैं। है कि अपराधी को पकड़ो, अपराधी को पकड़ो, जांच करो और उस पर त्वरित कार्रवाई अरे करो, सब आज कुछ ये ठीक कहा है, जाता है। संविधान ये है, कानून फर्क है, है, लेकिन सरकारी अरे आंकड़े ये बताते फर्क हैं है, कि ये फर्क है। सुन लीजिए, सौरभ जी सरकारी आंकड़े अपराधी बताते हैं। हर समय में, अपराधी हमारे बीच के ही होते हैं, बाहर से नहीं आते अपराध करने के लिए। आपका कोई दायित्व है कि नहीं है? आपका कोई दायित्व है कि नहीं है? ये सरकारी अरे आपका कोई दायित्व है कि नहीं? आपका कोई दायित्व है कि नहीं? बात करते हैं, सरकार पर उंगली उठा, प्रतिभा सिंह जी, आपको किसी का चरित्र बखान करने की यहाँ जरूरत नहीं है। आपको ये बताने की आवश्यकता है कि आपकी सरकार पिछले 20 साल से है, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थितियां सरकार बनते ही जिस तरह की नजर आ रही हैं, वो इस बात की गवाही दे रही है कि कहीं न कहीं पकड़ जो है वो कमजोर है। सौरभ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सौरभ जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले मनीष जी बड़ा हाथ खड़ा कर रहे हैं, मनीष जी को सुन लेते हैं। और प्लीज सभी लोगों से मेरा निवेदन है, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। प्लीज मनीष जी। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और बार बार वही बात कहूंगा। पिछली सरकार में भी अपराध पे काफी नियंत्रण था, यानी कि चुनाव के पूर्व हम जिस सरकार में थे, एनडीए की सरकार जो थी, उसमें भी क्राइम कंट्रोल में था। ये अलग बात है कि 243 विधानसभा की सीटों पे एक सीट मोकामा में हत्या और हिंसा हुई तो मीडिया में पूरा विषय बन गया और सभी लोग उस पर चर्चा करने लगे। लेकिन 243 सीटों में 242 सीटें में हिंसा रहित जो चुनाव हुए, कहीं हिंसा नहीं हुआ, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि बिहार जानता है, आज जो मैंडेट मिला है इस सरकार को, इसलिए भी मिला कि विपक्ष ने तो अपराध का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। अगर अपराध होता, अगर यहाँ वाकई में हत्याएं हो रही, मतलब यहाँ भय का वातावरण होता अपराध से, तो निश्चित रूप से सरकार को इतना समर्थन नहीं देता। नहीं, अब देखिए, ये गलत तरीका है। आप हर के समय में बोलने लगते हैं, ये डिसिप्लिन नहीं कहता है उत्पल भाई, माफ कीजिएगा। आप बहुत अच्छे वक्ता है, मैं आपको आपकी इज्जत करता हूं, सुनिए पहले। तो हाँ, अब कुछ चुनौतियां हैं। मैं तो मानता ही हूं कि सत्ता में भी, प्रशासन में भी कुछ जंगल राज प्रवृत्ति वाले लोग हैं अभी, और कुछ अभी सुधार की और आवश्यकता है। देखिए, पिछली सरकार में जो चीजें, जो कड़ियां ढीली रह गई थी, जो नट बोल्ट थोड़ा ढीले रह गए थे, इस बार उसको और बेहतर तरीके से कसने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बार बार कहूंगा कि विपक्ष का सहयोग बहुत जरूरी है, लेकिन पता नहीं विपक्ष अपनी कौन सी चीज उतारना चाहता है कि सरकार के हर निर्णय पर जो है वह अपनी विरोधी नीति ही अपना रहा है
सकारात्मक जो भूमिका होनी चाहिए विपक्ष की, वह विपक्ष जी, उसका निर्वाह नहीं लेकिन कर रहा है। इसमें यह इसमें दुखद है। विपक्ष क्या करेगा? दिन में दिन दहाड़े लूट हो रही है, इसमें विपक्ष क्या करेगा? जरा ये समझाइए। सौरभ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सौरभ जी, सवाल ये कि ऐसी परिस्थितियां बिहार में लगातार बनी हुई हैं, तो बिहार में जो आम आदमी है, आम जनता है, वो इस मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार से क्या अपेक्षा करती है? जी बिल्कुल, अपेक्षा नीतीश कुमार से बिहार की जनता वही करती है जो 2005 से 10 में उसे दिखाई दिया था। और आपको याद होगा मीना जी कि अभी भले ही एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, लेकिन 2010 में एनडीए को 210 सीटें आई थी और वो केवल और केवल कानून व्यवस्था को लेकर ही आई थी, क्योंकि 5 साल में नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को काफी हद तक सुधार दिया था। उससे पहले बिहार की क्या स्थिति थी ये किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन हाँ, उसके बाद लोगों को लगा कि अगर कोई बिहार में कानून व्यवस्था को स्थापित कर सकता है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और वो भरोसा, उम्मीद बिहार की जनता को आज भी नीतीश कुमार से है। शायद इसीलिए आज भी 202 सीटें एनडीए को मिली है और वो केवल नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर मिली है। तो निश्चित रूप से अब सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर वो प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार में आई है तो कानून व्यवस्था को ठीक करना। जी, हालांकि बहुत बहुत निश्चित रूप से जब से नई सरकार बनी है, जो मंत्री हैं वो अपने बयानों के जरिए एक संदेश देने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कानून के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। जो लोग ऐसा करेंगे या तो वो बिहार के बाहर जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे। जी, ये बात जो है सरकार के लोगों के द्वारा ये कहा जाना कि या तो आप बिहार से बाहर जाएंगे या ऊपर जाएंगे, ये कितना उचित है? और इस पर सरकार पुनर्विचार करे कि कोई भी बयान जो दिए जा रहे हैं वो कितने जनता तक क्या संदेश दे रहे हैं। आपकी भावना बहुत अच्छी है कि आप बुलडोजर मॉडल लाकर कानून व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। सरकार के सब साथ होंगे इस कदम में, लेकिन अगर वो सिर्फ बोलने के लिए होगा और करने में जो कुछ हो रहा है उसमें फर्क होगा तो विपक्ष आपको घेरेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है, इस तरीके से चोरी की जो घटनाएं होती हैं, वो सिर्फ एक उस व्यापारी तक सीमित नहीं होती है जिस व्यापारी के यहाँ पर ये वारदात हुई है, बल्कि इसका असर पूरे समाज पर जाता है। और जब समाज पर इस तरह की घटनाओं का असर जाता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। सिर्फ ये एक व्यापारी का नुकसान नहीं है, इससे पूरे के पूरे सामाजिक ताने बाने का नुकसान होता है। और वो अगर ठीक करना है तो सुशासन बाबू को, यानी नीतीश कुमार को प्राथमिकता से अब अपने राज्य यानी बिहार की गृह व्यवस्था को देखना होगा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।